भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के आज के इस कार्यक्रम में जो भी सुधीजन जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और आज भारत के एक महानतम सपूत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की शताब्दी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बातचीत प्रारंभ करना चाहूँगा। आज की बातचीत के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित किया है, यद्यपि वो लगा हुआ है, लेकिन मैं पुनः उसे बोलते हुए ही उस पर बातचीत शुरू करना चाहूँगा। Emergence of modern India and contesting Bharat, locating बाल गंगाधर तिलक। ये विषय वस्तु खास इसलिए मैंने निर्धारित किया क्योंकि विगत 2-2.5 वर्षों से इसकी खोजबीन में इसको समझने की कोशिश या इसको इस दृष्टि से देखने की मैं कोशिश या प्रयास कर रहा हूँ कि 19वीं शताब्दी भारत में परिवर्तन होने वाली सबसे तीव्र शताब्दी है। और इसी शताब्दी में कहा जाता है कि एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडिया हुआ। वो मॉडर्न इंडिया जो इमर्ज कर रहा था या बन रहा था, उस मॉडर्न इंडिया के समक्ष ये बड़ी चुनौती थी कि भारत की जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो अपने मूल्य हैं, उन वैल्यूज़ और उन मूल्यों के संदर्भ में क्या किया जाए। और दूसरा, 19वीं शताब्दी में जिस नए भारत का निर्माण हो रहा था, उस भारत के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या होने चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभर करके सामने आ रहा है। और इन दो जटिल प्रश्नों के मध्य भारतीय इतिहास के 19वीं शताब्दी के और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और स्वतंत्रता के पश्चात जो नैरेटिव्स सामने आए, उन नैरेटिव्स में खासकर इस ओर तो खासा ध्यान दिया गया कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो आधुनिक भारत उभर रहा है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस उसकी पॉलिटी में हैं, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस उसकी इकोनॉमी में हैं, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हैं, उसके जुडिशियल सिस्टम में हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहीं से कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया इमर्ज कर रहा है, तो एक सबसे बड़ा प्रश्न ये पैदा होता है कि इन स्ट्रक्चरल चेंजेस के उन पहलुओं का क्या किया जाए जो पहलू भारत के आधारभूत ढांचे से संबंधित है, उसकी समाज और संस्कृति से संबंधित है। उन पर बहुत ज़्यादा नैरेटिव्स की बातचीत नहीं की गई या उनको आधार बना करके विषय की व्याख्या करने का कार्य नहीं किया गया, जहाँ तक मेरा अल्प ज्ञान देख सकता है या जाता है। ये बात उस खंडकाल में और भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण दिखाई देती है कि
19वीं शताब्दी में 1857 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। टॉटरिंग मुगल एम्पायर समाप्त हो रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा जो प्रशासन है या जो व्यवस्था है वो क्राउन के हाथों में जा रही है। और इसके होने के बाद एक मैं यहाँ नए टर्म का इस्तेमाल करना चाहूँगा जो मुझे बड़ा सुयोग्य लगता है। अगर लोकमान्य को लोकेट करना है तो बातचीत इसी टर्म को लेकर के शुरू करनी पड़ेगी कि अमर्जिंग मॉडर्न इंडिया और कंटेस्टिंग भारत। और पुनः दोहरा रहा हूँ, लोकेटिंग बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से खंडकाल शुरू होता है जिसको कि हम लोग कॉलोनियल मिलियू कह सकते हैं। और ये जो कॉलोनियल मिलियू का ये जो काल है पोस्ट 1857, ये बड़ा रोचक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ये पिक्चर क्रिएट की गई कि इसमें जो मॉडर्न इंडिया एमर्ज कर रहा है या जो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, यही मॉडर्न इंडिया इस चीज़ का द्योतक है कि अंधकार में युग से प्रकाश की ओर जाने का काम ये देश और इसका समाज कर रहा है। अर्थात ये स्थापित किया गया कि भारतीय समाज अंधकार में डूबा हुआ समाज था और कॉलोनियल मिलियू के चलते वो एनलाइटनमेंट की ओर या प्रबोधन की ओर जाने का काम करता है। जहाँ तक मैं इस कॉलोनियल मिलियू का अर्थ समझता हूँ और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो बात होती है या हो कई बार इस पर कई लोगों ने, बड़े महत्वपूर्ण लोगों ने लिखा भी है, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि विभिन्न कालखंडों में जो इंडिजिनस सिविलाइजेशंस थे, अर्थात जो अलग अलग भौगोलिक खंडों की सभ्यताएं और संस्कृतियां थीं, वे जब पश्चिम के संपर्क में आईं, या भारतीय संदर्भ में कहा जाए कि अगर ब्रिटिश संस्कृति के संपर्क में आई, तो उनके संपर्क में आने से जो प्रभाव उत्पन्न हुए स्थानीय सभ्यता और संस्कृति पर, उन प्रभावों को किस रूप में और कैसे देखने का काम किया जाना चाहिए, ये सर्वविदित है कि इन प्रभावों के पड़ने के पहले धीरे धीरे पहले मिलिट्री कॉन्करेंस हुई और उसके पश्चात जो कॉन्कर्ड टेरिटरीज हैं, जो जीते हुए क्षेत्र हैं, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया और उनके स्थान पर नई व्यवस्था उत्पन्न हुई। ये नई व्यवस्था जो उत्पन्न हो रही है औपनिवेशिक शासन के रूप में भारत के अंदर या चाहे कहीं अन्य, ये एक निश्चित भौगोलिक चौहद्दी में हो रही है, एक सर्टेन जोग्राफिकल जोन में हो रही है। लेकिन उस जोग्राफिकल जोन की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस तो स्थानीय लोगों के हाथ से निकल जा रही है, परंतु इस कॉलोनियल मिलियू के दौरान ये आवश्यक नहीं है कि उस भौगोलिक चौहद्दी में रहने वाला उस सभ्यता और संस्कृति के समाज का हर व्यक्ति उस नई शासन व्यवस्था और उसकी संस्कृति से प्रभावित हो रहा है। और भारतीय संदर्भ में तो इसको बिल्कुल जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, और इसलिए नहीं किया जा सकता है कि जो स्थानीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतिवाद है इस औपनिवेशिक मिलियू के दौरान, वो बड़ा तीव्र है भारत के अंदर। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि विश्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा माना जा सकता है, देखा जा सकता है कि जहाँ जहाँ
इस प्रकार की घटनाएं घटी, वहाँ की स्थानीय सभ्यता और संस्कृतियाँ समाप्त हो गई। भारत में समाप्त तो ये नहीं हुई लेकिन इसने निश्चित रूप से भारत के समाज के उन लोगों को जरूर प्रभावित किया जो लोग इस नवगठित राज्य के साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे। वो अपने किन कारणों से जुड़े हुए थे, ये एक अलग बहस का मामला है। कहने का मेरा कुल तात्पर्य ये कि इस नई व्यवस्था का जो प्रभाव है, वो प्रभाव भारतीय समाज के कुछ जनों पर पड़ तो रहा है, लेकिन भारतीय समाज का एक ऐसा भी वर्ग है जो इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है। और जब वो इससे प्रभावित नहीं हो रहा है तो दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि 19वीं शताब्दी में भारत में इस प्रभाव को डालने का काम राज्य और उससे जुड़े हुए तत्व किस प्रकार से कर रहे हैं। इस ओर अगर सूक्ष्म दृष्टि डाली जाए और इसको एक नक्शल में सिर्फ समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बातचीत लोकमान्य पर होनी है, लेकिन ये पृष्ठभूमि भी जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पृष्ठभूमि से उदय हो रहे हैं लोकमान्य और उनको उसी पृष्ठभूमि से समझना आवश्यक है। जैसा मुझे प्रतीत होता है कि 19वीं सेंचुरी में एक मिथक क्रिएट हो रहा है भारत के अंदर, और ये मिथक है कि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि डार्क एजेस से जो एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ रहा था भारतीय समाज, वही राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया की एक स्थापित थ्योरी है। लेकिन इस बात को स्थापित करने का जो तरीका है वो बड़ा रोचक है अपने आप में। और 19वीं सेंचुरी का मिड आते आते ये स्थापित कर दिया गया कि जो कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस हैं उनका एक पिरामिड है, और उनके सबसे ऊपर एक साइंटिफिक कल्चर और सिविलाइजेशन है जिसको कि वाइट कल्चर एंड सिविलाइजेशन कहा जा सकता है। उसके कोर आइडियाज और उसके इथिक्स जो हैं वो जब तक नहीं अपनाए जाएंगे तब तक जो भारत में अंधकार फैला हुआ है वो अंधकार दूर नहीं होगा। इस कल्चरल सुपीरियरिटी के सिद्धांत को स्थापित करने के साथ साथ जब एथिक्स की बातचीत आती है, और खासकर वेस्टर्न एथिक्स को एक यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में भारत के अंदर भी स्थापित करने का काम शुरू किया जाता है कि वो भी एक पैगन सोसाइटी है, एक ऐसा समाज है जिसको कि सनातन तो छोड़िए बल्कि सैटेनिक कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब एथिक्स की बात आती है तो एथिक्स एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा विषय वस्तु है जो आचार विचार और नीति शास्त्र सबको समेटे हुआ है। अर्थात ये जो जड़ पर चोट है कि वेस्टर्न एथिक्स या वाइटमन्स एथिक्स जो हैं जब तक नहीं अपनाई जाएंगी तब तक भारत के अंदर कोई प्रबोधन संभव नहीं होगा। और इसकी जो स्टोरी है, इसका जो कालखंड है, वो विलियम जोन्स से शुरू हो जाता है, आक्रमण वहीं से, और फिर उसके पश्चात 19वीं शताब्दी में इसकी लंबी फहरिस्त है जिसको कि लोकमान्य आगे चल करके खारिज करने का काम करते हैं, जिस पर मैं अभी आगे बातचीत करूँगा। खासकर इसको बनाने में जो वेस्टर्न इंडियोलॉजिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, जिसकी शुरुआत मैंने कहा कि विलियम जोन्स के साथ हो रही है। इन परिस्थितियों में जो भारत के अंदर जो रिएक्शन है या जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया और रिएक्शन को मैं एक बड़ी स्पष्ट दृष्टि से देखने का काम करता हूं, और वहां पर मेरा ये मानना है कि नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रेडेसर है या जो उसकी पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि भारत के समाज सुधार आंदोलन से निकल करके आ रही है।
यद्यपि जो प्रस्तुतियां हैं वो प्रस्तुतियां ज़्यादातर कहती हैं स्ट्रक्चरल चेंज से नेशनलिज्म निकल रहा है, वो उसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस देती हैं। और स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में चेंजेस हो रहे हैं, इकॉनमी के जो तौर तरीके हैं उनमें चेंजेस हो रहे हैं, जो इंडियन जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, काउंसिल्स आ रही हैं वगैरह वगैरह। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस से वो नेशनलिज्म को जोड़ने का काम कर रही हैं ज़्यादातर नैरेटिव्स जो कि निकल करके आई कुछ स्कूल ऑफ हिस्ट्रीज के द्वारा 1947 ऑनवर्ड्स। इन स्कूल्स ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को या सिविलाइजेशन या कल्चर के इशू को बैकड्रॉप में या पर्दे के पीछे रखने का काम किया कि नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। और जब इनका कोई लेना देना नहीं है, तब फिर हर कोई वो व्यक्ति जो देश निर्माण के लिए भारतीय मूल्यों को पकड़ने का कार्य करेगा, वो व्यक्ति एक निश्चित ब्रैकेट में रख दिया जाएगा। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानता हूँ, और इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ से निकल करके आ रहा है, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि एक कल्चरल डिप्रेशन का दौर बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सांस्कृतिक दबाव जिसको कहा जा सकता है कि नहीं, आप अंधकार में डूबे हुए हैं, आप अंधकार में डूबे हुए हैं, आप अंधकार में डूबे हुए हैं। ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इस अंधकार को समाप्त करने के लिए, या दूसरी चीज़ में कहूँ कि एक प्रतिक्रिया या रिएक्शन देने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा मूल ऐसा है ही नहीं जो आप मूल हमारा दर्शाने का काम कर रहे हैं। तो इस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को मैं दो अलग अलग स्ट्रीम्स में बांट करके देखने का काम करता हूँ। उसकी एक स्ट्रीम या एक धारा तो वो है जो धारा रिफॉर्म की बात करती है, सुधार की बात करती है, लेकिन ट्रेडिशन से और ट्रेडिशनल फेथ से ब्रेकअवे होकर के करती है, अर्थात भारतीय मूल तत्वों को छोड़ती हुई वो सुधार की बात करती हुई दिखाई दे रही है। और किसी भी समाज और संस्कृति के अंदर एक लंबा कालखंड जब भारत की समाज सभ्यता और संस्कृति का, उसकी निरंतरता का, उसमें तमाम कारणों के चलते कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिनको कि नकारा नहीं जा सकता है, जो लेकिन उसके आधार, उसके जो मूल दर्शन थे उसमें नहीं थे। अर्थात भारतीयता के मूल दर्शन में यह कहीं नहीं मिलेगा कि नारी को सती हो जाना चाहिए। लंबी फहरिस्त है ऐसे मामलों की 19वीं शताब्दी में। इसलिए एक जो धारा निकल करके आ रही है, वो धारा के लिए मैं मानता हूं कि रिफॉर्म विद ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द फेथ की है। और ये रिफॉर्म फ्रॉम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द फेथ एंड ट्रेडिशन जो है, ये वेस्टर्न एथिक्स से प्रभावित हुआ, ये उसका प्रभाव पड़ा, जिसको कह सकते हैं कि पश्चिमी जो मूल्य हैं, उन पश्चिमी मूल्यों के चलते रिफॉर्मिस्ट अपने ही बेस या ट्रेडिशन या वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल कटता हुआ दिखाई देगा, नजर आएगा। लेकिन दूसरी जो धारा है जो 19वीं शताब्दी में निकल करके आ रही है, वो दूसरी धारा के लिए ये कहा जा सकता है कि वो रिफॉर्म विद डिफेंस ऑफ द फेथ है। और रिफॉर्म विद डिफेंस ऑफ द फेथ की जो धारा है, ये मूलतः उन मूल्यों की बात कर रही है, भारतीय मूल्यों की बात कर रही है, उन एथिक्स की बात कर रही है, जिसके लिए इसका ये स्पष्ट कहना है कि नहीं, भारतीय दर्शन में भारतीय जो सामाजिक विधाएं हैं, उनके अंदर मूल में यह तत्व मौजूद नहीं है, समय कालखंड की परिस्थितियों से आ गए हैं, जिनको हमको सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन वो अपने फेथ से का डिफेंस कर रही है, वो उससे हटने का काम नहीं कर रही है। इसलिए रिफॉर्म विद ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द फेथ जो है, उसको मैं एकल्चरेटिव भी मानता हूँ। एकल्चरेटिव का मतलब है उच्च संस्करण अथवा सांस्कृतिक संक्रमण। और ये तब पैदा होता है जब हम अपने आसपास के होने वाले जो सांस्कृतिक माहौल है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं।
जो मैंने शुरू में कहा कि कॉलोनियल वैल्यू के दौरान भारतीय समाज का एक हिस्सा इससे प्रभावित हुआ। लेकिन है दोनों सोशल रिफॉर्म की धाराएं। क्योंकि मैं नेशनलिज्म को उसका प्रोड्यूसर मानता हूं या इसका आधार मानता हूं कि यहीं से फिर राष्ट्रवाद निकल करके आ रहा है, तो निश्चित सी बात है कि राष्ट्रवाद में भी या नेशनलिज्म में भी जो लीडरशिप है उसकी भी दो धाराएं हैं। एक धारा वहां से निकल रही है जो धारा रिफॉर्म विद द डिफेंस ऑफ फेथ की बात करती है, और दूसरी धारा वहां से निकल रही है नेशनलिस्ट लीडरशिप की, जो एक अल्टरनेटिव ज़्यादा है और रिफॉर्म विद ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द फेथ में ज़्यादा उसका विश्वास दिखाई दे रहा है। जब इन दो धाराओं को हम पकड़ करके चलेंगे तो भारत के पुनर्निर्माण का जो प्रश्न है, इस पुनर्निर्माण के प्रश्न में जो लीडरशिप इमर्ज कर रही है, उस लीडरशिप के बीच भी यही वैचारिकी का द्वंद्व बड़ा स्पष्ट दिखाई देगा। और इस वैचारिकी के द्वंद्व को ही मैं कहता हूं इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड भारत किस तरीके से कंटेस्ट कर रहा है अपनी वैल्यू सिस्टम को बचाने के लिए या अपने मूल को सामने लाने के लिए, और इसी मूल के आधार में मैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकेज करने का काम करता हूं। दैट ही कम्स फ्रॉम दैट लीनिएज, वो उस लाइन से निकल करके आ रहे हैं जिनको राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय मूल्य, भारतीय एथिक्स को वे आधार मान रहे हैं, उसके अतिरिक्त वे किसी अन्य एथिक को आधार मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट भी यही कहते हैं अब तो कि दैट देयर कैन नॉट बी ए नेशन विदाउट ए पास्ट, एंड वंस यू हैव ए ग्लोरियस पास्ट, आपके पास जब एक बहुत बेहतरीन थाती है आपकी, तो राष्ट्र का निर्माण तो उस पर नहीं होगा तो किस पर होगा का एक व्यापक प्रश्न उत्पन्न होता है। इसलिए दो सेतुओं को बांधने की आवश्यकता मुझे दिखाई देती है अगर लोकमान्य को लोकेट करना है एक नए तरीके से, एक नए नैरेटिव से। एक सेतु इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडिया का है, जिस पर कभी मौका लगा तो विस्तार में चर्चा होगी, लेकिन जो दूसरा सेतु है जिसको मैं मानता हूं कि भारत कंटेस्ट कर रहा है वहां पर, तो वो सेतु मैं अरबिंदो से उठाता हूँ, वो माफ़ करिएगा, वो सेतु मैं बंकिम से उठाता हूँ और अरबिंदो तिलक तक लेकर के आता हूँ और विवेकानंद तक लेकर के आता हूँ। ये श्रृंखला है इन नामों की, अगर आप इनको देखें, जिसमें ये सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं, नेशनलिस्ट भी हैं, फिलोसोफर्स भी हैं, जो भारतीय इथिक्स के इतर जाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये एक पैरेलल सेतु दिखाई देगा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, और यही जो दूसरा सेतु है जिस पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिफॉर्म विद डिफेंस ऑफ द फेथ है, यहीं पर लोकमान्य जो हैं उनको मैं लोकेट करके देखने का काम करता हूँ। इस पृष्ठभूमि के आधार पर सर्वप्रथम ये समझने की आवश्यकता होती है, या ये एक बेसिक सी चीज़ है जहाँ से बातचीत शुरू होनी चाहिए, कि जो आइडियोलॉजी का इमर्जेंस है लोकमान्य के, उसका एवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है, और खासकर पूना जबकि सेंटर बन रहा है कल्चरल, जिसको कि कैपिटल कहा जा सकता है महाराष्ट्र का, ये सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं, जहाँ जो कि सभी राष्ट्रवादी गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। वहाँ पर सन 1880 में विष्णु शास्त्री शेपलूनकर से प्रभावित होकर के पूना में एक विद्यालय की स्थापना की जा रही है, और अर्ली 1881 में एज अ टीचर लोकमान यहाँ उभर करके सामने आ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी के लिए एक बहुत बड़ा फलक है वो। एज अ टीचर उनकी बात करें,
एज ए रिफॉर्मर उनकी बात करें, एज ए नेशनल एक्टिविस्ट उनकी बात करें, एज ए लॉयर उनकी बात करें, एज ए राइटर उनकी बात करें, और सबसे बड़ी चीज़ एज ए फिलोसफर अगर उनकी बातचीत करें। बहुत बड़ा फ़र्क है जिनको कि समेट पाना बड़ा मुश्किल होता है एक चंद समय में। इसलिए मैं अब उन्हीं बातों पर अपने आप को संदर्भित रखूँगा जो कि एक समय के अंदर पूरी की जा सके। यहाँ पर एक और उनके मित्र भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, गणेश आगरकर। ये नाम यहाँ मैं जानबूझ करके ले रहा हूँ क्योंकि यहीं से एक क्लियर डिवीज़न, जिन दो स्ट्रीम्स की बात मैंने कही देश में, उसको उद्धत करने का काम किया जा सकता है। दोनों के द्वारा दो अखबार शुरू किए जा रहे हैं, केसरी तथा महरत्ता। और यहीं से फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गुसन कॉलेज निकल करके आ रहे हैं। केसरी में शुरू में जो संपादकी की जा रही है वो आगरकर के द्वारा की जा रही है और महरत्ता में तिलक जी के द्वारा की जा रही है। केसरी सोशल रिफॉर्म्स को एडवोकेट कर रहा है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के द्वारा, कि भारत के अंदर सामाजिक नए नियम आने चाहिए, सरकार के द्वारा इनको बनाया जाना चाहिए और जिससे कि सोसाइटी को गवर्न किया जाए। इतना ही नहीं, आगरकर और उनके कुछ और भी फॉलोअर्स हैं जिनकी लंबी फहरिस्त है, वो ब्रिटिश शासन को एक बून इन डिस्गाइज मान रहे हैं कि भारत के अंदर, समाज के अंदर जो ईविल्स हैं, उन ईविल्स को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक बून है और उसका सहारा लेकर के इन ईविल्स को या इन कुरीतियों को हटाने का काम किया जाना चाहिए। Now Tilak is entirely different to this idea. उसका ये मतलब नहीं, उनके ऊपर ये आरोप भी लगा दिया गया कि वो रिफॉर्मिस्ट नहीं थे। नो, ही वॉज ए रिफॉर्मिस्ट, वो यूटिलिटेरियन नहीं थे। मराठा में इसके ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी लिखने का काम कर रहे हैं शुरुआत में ही तिलक। और उनका कहना है कि एक विदेशी सरकार के रेगुलेशन से भारतीय समाज को सही करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भारतीय समाज की स्वतंत्रता का मुद्दा महत्वपूर्ण है, उसके पश्चात ये सुधार स्वतः भारत के अंदर होते चले जाएंगे, क्योंकि भारत के मूल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। आने वाले समय में परिवर्तन होगा और उन परिवर्तनों के साथ साथ सारी चीज़ें स्वतः ठीक होंगी। उनका स्टैंड शुरू से ही ये क्लियर है और इस के चलते आगरकर के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है तिलक पर कि वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का काम करते हैं। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का मतलब कि भारतीय मूल्यों में, आधारों में उनको कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देती है। वो तो बंकिम को भी नहीं दिखाई देती थी, वो तो स्वामी विवेकानंद को भी नहीं दिखाई देती थी, मूल में तो गड़बड़ी नहीं दिखाई देती थी। इसीलिए वो मूल आधार के साथ भी नहीं चाहते थे और उसी में वो सुधार की बातचीत करते थे। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के मामले को लेकर के दोनों बीच मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं और ये जो मतभेद उत्पन्न हुए, इन मतभेदों पर अगर मैं एक बहुत छोटी सी बात अगर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं कि तिलक बहुत स्पष्ट हैं इस समय। मैरिज एज कंसेंट को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। कई रिफॉर्मर्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता चाहते हैं इसमें, उन्होंने स्वयं सिर्फ गवर्नमेंट से सहायता मांगी, गवर्नमेंट को सहायता दी, लेकिन अपने परिवारों में वो काम नहीं किया। तिलक इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि विदेशी सरकार से ही मत कराइए। विदेशी सरकार तो ये दिखाना ही चाह रही है कि आपके समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वे स्वयं अपनी पुत्री का जो विवाह है वो लेटर ऑन, देर से कर रहे हैं। मतलब ही इज़ वेरी कॉन्शियस कि चीज़ें सही हैं, लेकिन वो विदेशी सरकार की इसमें किसी प्रकार की कोई सहायता या मदद नहीं चाह रहे हैं।
इन परिस्थितियों में एक पहला बंटवारा दिखाई दे रहा है, और ये बंटवारा जो हो रहा है, इस बंटवारे से बस एक ही चीज़ लोकमान्य के पास रही कि केसरी और मराठा उनके हाथ में गए, जो कि उनका मुखपत्र बने आगे चल करके सबसे महत्वपूर्ण। यहीं पर लोकमान्य अपनी जो पोजीशनिंग कर रहे हैं, वो पोजीशनिंग एक ऐसे नेशनलिस्ट की तरह कर रहे हैं जो हिंदू ग्लोरियस पास्ट के आधार पर नेशन बिल्डिंग का काम चाहता है। इसलिए इस नेशन बिल्डिंग के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा है, उनको एक छोटे अगर समय में समअप करने की कोशिश की जाए तो मैं 4 बिंदुओं से देखने का काम करता हूं। पहला, गणपति तो गणपति महोत्सव क्यों। दूसरा, शिवाजी तो शिवाजी महोत्सव क्यों। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसको कि मैं आधार मानता हूं बाल गंगाधर तिलक के दर्शन का और भारत निर्माण की उनकी सोच का, और वो है उनका श्री भगवद गीता रहस्य। और चौथा, उनकी स्वराज की क्या संकल्पना है, उसके आधार क्या है। इन 4 चीज़ों को कंटेस्टिंग भारत के साथ अगर आप जोड़ करके, हम और आप जोड़ करके देखेंगे, तो शायद एक बहुत डिफरेंट नैरेटिव और डिफरेंट लोकमान्य हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जिसको कि मैंने कहा कि बैकड्रॉप में रखने का काम किया गया है या पर्दे के पीछे डालने का काम किया गया। समस्या है कि भारत के जनों तक ये संदेशा कैसे पहुंचाया जाए कि ये जो राज्य काम कर रहा है, ये राज्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, और राष्ट्र के निर्माण में अधिक से अधिक जनों को किस प्रकार से शामिल किया जाए या मासस को कैसे लाया जाए, ये एक चिंता का विषय है उस खंडकाल में। इसलिए महाराष्ट्र का एक सबसे जो महत्वपूर्ण उत्सव है, जो कि डाउनफॉल ऑफ द पेशवाई तक बड़ा जोर शोर से महाराष्ट्र में मनाया जाता था, खासकर पूना में, तो गणेश उत्सव। वे गणेश उत्सव का सहारा ले रहे हैं, और गणेश उत्सव का सहारा लेने के पीछे जो उनका मेन कारण है कि उस समय जो ब्रिटिश लॉज हैं, उन ब्रिटिश लॉज को ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिटिकल भाषण खुल करके देने का काम नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके एक नहीं अनंत उदाहरण मिलेंगे बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक, जब एक बहुत सांकेतिक रूप में, सिंबॉलिक फॉर्म में आम जन को समझाने की कोशिश हो रही है कि ये राज्य क्या है और उस राज्य को हटाया जाना क्यों आवश्यक है। तो उसके लिए जिस मूल्य को पकड़ रहे हैं, जिस टूल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टूल गणपति महोत्सव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद 1894 में विकेसरी के कार्यालय में भव्य पंडाल का आयोजन, भव्य पंडाल को बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें जो गणपति हैं वो राक्षस का वध करते हुए दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो राक्षस है वो औपनिवेशिक सत्ता है, जिस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध वे भारतीय जनमानस को खड़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन समस्या ये हुई कि इसी गणपति महोत्सव को लेकर के बंबई के अंदर पहले रॉयट्स हो गए, पहले दंगे हो गए। उनका कारण क्या था, इस पर मैं जाने का काम नहीं करूंगा, समय नहीं मुझे परमिट करता। लेकिन गणपति के फेस्टिवल को लेकर के बंबई के होने वाले दंगों के आधार पर लोकमान्य पर यह पहला आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारत के अंदर एक कम्युनल नेशनलिज्म की शुरुआत कर दी। कहीं किसी भी राइटिंग में बाल गंगाधर तिलक के किसी कम्युनल टोन को अगर तलाशने की कोशिश की जाए तो ऐसे इतिहासकारों का दल बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं
उदाहरण दूँ कि 1969 में एक बड़ी इम्पोर्टेंट वर्क आया जो कि आगे की इंटरप्रिटेशंस का भारतीय इतिहास का आधार बन गया। 1969 में प्रकाशित होने वाले इस पुस्तक का जो टाइटल है वो है कम्युनलिज्म एंड राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें कुल 3 पेपर्स हैं, कम्युनलिज्म एंड राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। रोमिला थापर, हरबंस मुखिया और बिपिन चंद्रा, तीनों ने एक कालखंड पर भारत में कम्युनलिज्म को दिखाने का काम किया है, जिसमें ये कहते हैं, आई कोट बिपिन चंद्रा, कि nationalist as well as communalist may try to appeal to the past and try to establish link with ideologies, movements and in fact history of the past. He further goes and say that leaders like Tilak and Aurobindo weakened popular understanding of nationalism. This later weakened national integration. Unquoted. ये 1969 में एक बिल्टअप हुआ लोकमान्य के लिए कि लीडर्स लाइक तिलक एंड औरबिंदो वीकेंड द नेशनल मूवमेंट, और नेशनल इंटीग्रेशन बड़ा मुश्किल हो गया इन लोगों के चलते। मैंने पहले ही इसीलिए अर्ज किया कि जो 2 स्ट्रीम्स हैं उन 2 स्ट्रीम्स को समझने की आवश्यकता है। इफ यू आर लिबरल एनफ एंड कॉम्प्रोमाइज विद योर ओन एथिक्स, तो आप नेशनल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी एथिक्स की बात कर रहे हैं बगैर दूसरे के एथिक्स को चुनौती दिए बगैर, तो फिर आप कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक 1969 में शिवाजी और गणपति को लेकर के, उत्सवों को लेकर के एक बिल्टअप बनाया गया। इसके पश्चात जो गणपति फेस्टिवल को लेकर के दंगा हुआ, जो जजमेंट आया कोर्ट का, उस कोर्ट के जजमेंट को यहाँ कोर्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, बस मैं यह कह सकता हूँ कि लोकमान्य ने इसको अपीसमेंट का नाम दिया। 1896 में जब शिवाजी महोत्सव की उन्होंने शुरुआत की, तो फिर प्रश्न ये उठ गया कि वाई शिवाजी। उस काल के बड़े महत्वपूर्ण लोकमान्य के कंटेम्प्रेरी सीताराम पंत देवधर ने प्रश्न उठाया कि शिवाजी तो बस मराठी आइकन है, उनको अन्य कोई क्यों स्वीकार करेगा, भारत का क्षेत्र या उसका समाज क्यों स्वीकार करेगा। और शिवाजी को लेकर के तमाम समस्याएं हैं, तमाम प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए शिवाजी को एज एन आइकन उठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शिवाजी महोत्सव और गणपति, ये 2 पहले ऐसे महोत्सव हैं, मैं नहीं जानता कि और लोग इससे वाकिफ़ हैं कि नहीं हैं, यहीं पर स्वदेशी का कंसेप्ट जन्म लेने का काम कर रहा है। क्योंकि जो नॉर्म्स है जिसमें कि लोकमान्य कह रहे हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग होगा, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी, वो सबसे पहले यहाँ ला रहे हैं। और उसके बाद बॉम्बे में सबसे पहले टाटा के साथ मिलकर के वो एक स्वदेशी कोऑपरेटिव की शुरुआत वहाँ से कर रहे हैं। शिवाजी महोत्सव के पश्चात वो भी एक टूल है उनका, आमजन को इकट्ठा करने का और महोत्सव के मार्फत भारत के पास्ट को और ग्लोरी को समझाने का। पहला जो मुकदमा हुआ लोकमान्य के ऊपर वो इसी शिवाजी महोत्सव की कुछ स्पीच को लेकर के हुआ, और ये स्पीच को लेकर के जो मुकदमा हुआ
उनको धारा 100 शायद 124A में उनके ऊपर ये मुकदमा किया जा रहा है। उसको लेकर के जो रिएक्शन है, एक और तो शिवाजी को क्यों ला रहे हैं ये देखिए, अब जरा उस मुकदमे का रिएक्शन देखिए जो शिवाजी महोत्सव के स्पीच से हो रही है। ये भी बहुत मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया। लोकमान्य का ये जो कि मुकदमे पे जो रिएक्शन है जिसमें उनको 18 महीने की सज़ा हो रही है, उनका मुकदमा लड़ने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो बंगाल के नेशनलिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। और उनके वकील जो LPG चुग हैं, उनकी 10,000 की फ़ीस है उस समय, वो भी बंगाल के नेशनलिस्ट इकट्ठा करके दे रहे हैं वकील उनके लिए। और 1897 में अगर डिफरेंट प्रोविंसेस के लीडिंग न्यूज़पेपर्स को उठा लीजिए तो चौतरफा कंडेमनेशन मिलेगा शिवाजी महोत्सव को लेकर के जो लोकमान्य के ऊपर कार्रवाई की जा रही है राज्य के द्वारा। ओवरनाइट ये मामला एक ऑल ओवर इंडिया के कैनवस के मामले में परिवर्तित हो रहा है। ये दृष्टि हमारे अंदर आना या सोचना कि लोकमान्य ने बड़ा एक रीजनल ताकत को साब उठा लिया, उसका भारत से क्या लेना देना, तो ये सवाल ही नैरेटिव ही दिमाग में क्यों पैदा हुआ? इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 1947 ऑनवर्ड कुछ जो हिस्ट्री के स्कूल्स हैं उन्होंने ये कहा कि मराठे तो एक रीजनल पावर थे और एक रीजनल मूवमेंट था, एक प्रोविंशियल पावर के रूप में खड़े हुए सिर्फ हुआ करके। अगर ये कहा जाए कि शिवाजी का मूवमेंट और लेटर ऑन पेशवाई का जो मूवमेंट है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटिव मूवमेंट है, अर्थात यहाँ पर रहने वाले जनों का आंदोलन है, तो शायद ये प्रश्न पैदा दिमाग के अंदर ना हो, या ये स्थिति या ये भ्रम की स्थिति दिमाग के अंदर ना बने जो लोकमान्य के लिए बनाई गई शिवाजी महोत्सव को लेकर के। ठीक इसी दौरान एक और घटना घटी चापेकर बंधुओं की, और चापेकर बंधुओं की इस घटना ने एक नया माहौल पैदा किया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ये घटना घटने के बाद यद्यपि तिलक जी केसरी या मराठा में इसको कहीं से डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो ये ज़रूर लिख रहे हैं कि घटना क्यों हुई इसके कारणों की तलाश करने की आवश्यकता है। सिर्फ परांजपे का जो काल है महाराष्ट्र में इस समय वो इसको चापेकर बंधुओं को सही ठहरा रहा है, अन्य जो मीडिया है वो मीडिया इसको कंडेमनेशन कर रही है। हाँ, लेकिन ये सवाल ज़रूर लोकमान्य पूछ रहे हैं कि इसके आधार में भी जाना पड़ेगा कि घटना हुई तो घटना क्यों हुई। यहाँ से लोकमान्य महाराष्ट्र के यूथ और भारत के अंदर यूथ के एक आइकन के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। एक पैरेलल स्ट्रीम जरा देखिए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूँ 1896-97 के आसपास की, और कल्पना नहीं की जा सकती कि जिस एथिक्स की बात हो रही है कि क्या एथिक्स और क्या सोच के दो समानांतर मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूँगी। 1896-97 में कांग्रेस की मेन डिमांड्स क्या है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट जॉब्स में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जिनका गठन अभी हाल में ही हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ, इनमें भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान मिले। शिक्षा को लेकर के ज़रूर बहस चल रही है। काउंसिल्स में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले वगैरह वगैरह। 1892 का काउंसिल आकर ही कुछ ही समय पहले आ रहा है। एक तो ये स्ट्रीम दिखाई देती, दूसरी एक और धारा है, उसको मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा एथिक्स को लेकर के, और लोकमान्य को कहाँ लोकेट करना है इसको लेकर के। जरा विचार कीजिए कि लोकमान्य के एक बड़े ही निकट के सहयोगी कृष्णजी श्याम वर्मा इस समय लंदन में है, और वहाँ पर एक भारतीयों को लॉ ग्रेजुएट कराने के लिए वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं।
और ये स्कॉलरशिप उदाहरण के तौर पर कई भारतीय विद्यार्थियों को दी गई, विनायक दामोदर सावरकर जी को दी गई, जिस पे तिलक जी का रिकमेंडेशन था, और पहला इंस्टॉलमेंट उस स्कॉलरशिप का लोकमान्य ने ही दिया सावरकर जी के लॉ ग्रेजुएट के लिए। लेकिन इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के पहले मैंने एक स्ट्रीम आपसे कही कि क्या डिमांड चल रही थी। इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। यह स्ट्रीम है श्यामकृष्ण वर्मा और लोकमान्य तिलक की। उस शपथ पत्र का भावार्थ को नहीं मैं बता रहा हूँ, वैसा का वैसा मैं कोट कर दे रहा हूँ, बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। इस शपथ पत्र में जो कहा जाता था, आई कोट, आई डू हेयर बाय प्लेज माई वर्ड ऑफ ऑनर and solemnly declare that I will not accept either directly or indirectly any post or honorary office, title, favor or seat in any council, either municipal or district board, or service under the British government, and that I will not advise anyone to serve the government in any capacity, and also that I will not accept any emoluments from it. ये शपथ पत्र है, एक बिल्कुल पैरेलल स्ट्रीम कि इस स्कॉलरशिप को लेने के पहले हम शपथ ले रहे हैं कि हम किसी सरकारी नौकरी को नहीं करेंगे। ये विद्या हम प्राप्त कर रहे हैं भारत की उन्नति के लिए और भारतीयों की सहायता के लिए। इस गवर्नमेंट से हमें कोई टाइटल नहीं चाहिए, कोई पदवी नहीं चाहिए, इनकी नए बनने वाले निकायों में कोई स्थान नहीं चाहिए, हमें इस राज्य से कुछ नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। दिस इज द स्टैंड, ये स्टैंड है। दैट इज वेयर लोकमान ऑलवेज सेज, that is where he begged to differ with people like Agarkar and others, कि हम इस सरकार के साथ मिलकर के इस पैगन सोसाइटी के कंसेप्ट में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे मूल्यों की बात है ही नहीं। हमारे मूल्य बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी एथिक्स बिल्कुल अलग है, हमारे एथिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तीसरी चीज जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसको मैं आधार मानता हूं लोकमान्य के पूरे वैचारिकी का और उनके दर्शन का, और वो है कि जब उनको पुनः सजा हुई मांडले जेल की, तो उस मांडले जेल के कारावास में, या इस कारावास की सजा मिलने के पहले भी, उन्होंने न्यायालय में खड़े होकर के या कोर्ट में खड़े होकर के जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसके बाद उन्होंने ये कार्य किया। उन्होंने कहा कि आपकी सत्ता से बड़ी एक और सत्ता है, और अगर वो चाहती है कि मेरी सफरिंग्स से देश की अलग जगह, तो मैं उस सत्ता के आदेश को मानूंगा। मैं आपकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। और उस सत्ता की बात वो कर रहे हैं, वो उसी एथिक्स की और मूल्यों की बात कर रहे हैं। और मांडले जेल में नवंबर 1910 से लेकर के मार्च 1911 के बीच में श्री भगवत गीता रहस्य जो उनके द्वारा लिखा जा रहा है, वो सिर्फ गीता की कमेंट्री नहीं लिख रहे हैं। इस भगवत गीता रहस्य में वो तमाम उन ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट को और वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट को या इंडोलॉजिस्ट को खारिज कर रहे हैं जो भारतीय एथिक्स को एक पैगन सोसाइटी के रूप में दर्शाने का काम करते हैं या कर रहे हैं।
ये तमाम ऐसे उन लोगों को संदेश दे रहे हैं जिससे मैंने आपसे कहा कि जो एक कल्चरेटिव प्रोसेस के साथ जुड़ चुके हैं और भारतीय मूल्यों से विरक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा ग्रंथ है जिसके सिद्धांत और जिसका दर्शन हिंदू रिलीजन में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और यहाँ पर ये भी मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि जब यूरोपीय भाषा में पहला अध्याय, जब पहला अनुवाद हुआ भगवत का 18वीं शताब्दी के अंत में, तो इसने पश्चिम में बड़ी खलबली पैदा की। क्यों? उन्होंने ये माना कि ये अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी बिब्लिकल इंटरवेंशन नहीं है। इसका मूल और आधार ही बिल्कुल पूरे तरीके से अलग है। और इंडोलॉजी को प्रभावित करने वाला या प्रॉम्प्ट करने वाला ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके आधार पर लोकमान्य का ये कहना है कि किसी भी राष्ट्र को लंबी यात्रा करने के लिए उसे एक मॉरल फाउंडेशन की आवश्यकता होती है, एक नैतिक आधार की जरूरत होती है। सनद रहे इसी नैतिक आधारों पर चोट थी जिस रिफॉर्म मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, दो प्रकार के जो निकल करके आए। इसके लिए एक सोशल एंड पॉलिटिकल लीगल ऑर्डर होता है नेशन का या राष्ट्र का, और उस सामाजिक और राजनीतिक लीगल ऑर्डर का जो आधार होना चाहिए वो भारतीय एथिक्स होने चाहिए। इसलिए नेशन बिल्डिंग के लिए हमें जिन एथिक्स की आवश्यकता है, जिन मूल्यों की आवश्यकता है, वो मूल्य गीता के होने चाहिए, कर्म प्रधान। और यहां पर वो साफ कहते हैं कि जो वेस्टर्न फिलॉसफर्स हैं वो इसको समझने का काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वेस्ट जो ये मानता है कि उसकी सारी एथिक्स एंशिएंट ग्रीस के एम्पायर से निकल करके आई और बादल से इमर्ज हुई है, ऐसा नहीं है। एथिक्स का पूरा केंद्र तो गीता और बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो भारत से इमर्ज करता है और अन्य को प्रभावित करने का काम करता है। एक लंबी सूची दे रहे हैं वो, जैसे मैं कुछ नाम लूं। इस लंबी सूची में वो कहते हैं कि गीता रहस्य के दौरान कि ऑगस्ट कॉम्टे, जे.एस. मिल, स्पेंसर, हीगल, हॉब्स, कांत, नीचे, ग्रीन, वेबर, ये सब ऐसे लोग हैं जिनको कि आधार ही नहीं समझ में आया द्वैत का या गीता दर्शन का। और ये जो चैलेंजेस कहते हैं ये दे रहे हैं कि गीता आधुनिक समय के लिए श्रेष्ठ नहीं है, ये पूर्णतः गलत है, जिसको कि भी रेफरेंसेस वे समझाने का काम कर रहे हैं। और गीता रहस्य सिर्फ आधार दर्शन मात्र का नहीं है लोकमान्य का, वो उनके सभी कार्मिक अगर मामले देखे जाएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, तो उसका आधार यही दर्शन सिर्फ दिखाई देता है। और इसी दर्शन को, जिस एथिक्स की बात मैंने आपसे की, वो इस भारत के भविष्य के रूप में स्थापित करने की बात देख रहे हैं या कर रहे हैं। अर्थात इन मूल्यों से, इन एथिक्स से वो कहीं बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि दो सेतु बांधने की आवश्यकता है, तब बाल गंगाधर तिलक जी को हम लोग लोकेट करने का काम कर पाएंगे। इसके पूर्व द ओरियन और रिसर्चर्स इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास और द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास, दोनों को वो निकाल चुके हैं या प्रकाशित कर चुके हैं। गीता रहस्य के अतिरिक्त
इस छोटे से समय में जिसमें कि आज इस पुण्यात्मा पर बातचीत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, एक अंतिम जिस सेतु की मैं बात कर रहा था उस पर उनकी जो स्वराज की विचारधारा है उसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दिया गया है कि गनीमत यह है कि एकमात्र ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नायक हैं, कम से कम दो बातों को लेकर के इन पर किसी ने विवाद नहीं किया। यही बड़ा सौभाग्य है कि एक तो लोकमान्य के नाम पर कोई विवाद नहीं किया इतिहासकारों के तमाम परिवारों ने, और दूसरा हर किसी ने इनको फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट माना ही माना, यही फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट हैं। गनीमत है, इस पर कोई विवाद नहीं है। तिलक जी का स्वराज 1885 में उसकी बातचीत कर रहे हैं, और ये भी जो शब्द वो निकाल रहे हैं वो शब्द वो वैदिक आधारों पर जो स्वराज्यम है वहां से निकालने का काम कर रहे हैं। स्वराज की राजनीतिक परिभाषाएं तो बहुत कुछ दी गई, जिस पर पहला कथन उन्होंने मराठी भाषा में दिया। उनके लिए स्वराज्य का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। भारतीय दर्शन का या भारतीय सोच का आधार है, मूल है। स्वराज का अर्थ है उनके लिए सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मबोध, और वो कहते हैं कि आध्यात्म तथा कर्म योग ये जब आपस में मिलेंगे तभी आत्मबोध होगा और वही स्वराज होगा। इसको आगे और डिफाइन करते हैं, क्योंकि अद्वैत में उनका विश्वास है। वो कहते हैं कि स्वराज का अगर नैतिक अभिप्राय ढूंढा जाए, उसके अगर मॉरल कोनोटेशंस ढूंढे जाएं, तो उसका मतलब है परफेक्शन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण में हमको पूरी तरीके से योग्य होना होगा, और स्वधर्म के लिए ये हर किसी का कर्तव्य है कि जब तक वो आत्मनियंत्रण नहीं स्थापित करेगा तब तक वो स्वधर्म के मार्ग पर चलने का कार्य नहीं कर पाएगा। और जब वो यह करेगा तो स्वराज का फिर जो राजनीतिक मायने हैं, जो पॉलिटिकल उसके कॉनोटेशन है, वो कॉनोटेशन है कि इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास यह लॉफुल राइट है कि उसको इस स्वराज को प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो आत्मनियंत्रण का हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो स्वधर्म का हो। और इसी को आधार बना करके वो कहते हैं कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज कोई राजनीतिक स्वराज नहीं है, उसके पीछे एक दर्शन है, और वो दर्शन किसी दूसरे को चुनौती नहीं दे रहा है, अपने मूल की बात कर रहा है। इन चीजों में जब बांध करके लोकमान्य को लोकेट करने की हम कोशिश करें तो मुझे समझ में आता है कि अमर्जिंग इंडिया में भारत कैसे कंटेस्ट कर रहा है। और भारत के कंटेस्ट से मेरा मतलब है कि वो कैसे अपने तमाम मूल्यों को इस इमर्जिंग मॉडर्न इंडिया में निकाल करके लेकर के आए, जिससे कि एक ऐसे भारत का निर्माण संभव हो सके जो उसके एथिक्स के ऊपर हो, वेस्टर्न एथिक्स के ऊपर ना हो। मैंने शुरू में ही कहा कि कई ऐसे सभ्यताओं और संस्कृतियों के इतिहास हैं जिनका सर्वनाश हो गया, लेकिन यही जो कंटेस्टिंग भारत है मॉडर्न इंडिया में, यहीं पर अगर तिलक को हम लोग लोकेट करके देखने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि एक व्यापक फलक की ओर बढ़ने का काम हम लोग कर सकते हैं। आज के दिन
बॉम्बे में एक ऐसे महान नायक का प्रस्थान हुआ जो स्वयं कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए, लेकिन 2 लाख से अधिक, उस समय काल में 2 लाख से अधिक जन भारतीय इनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए और बरसते हुए पानी में, कीचड़ भरी सड़कों पर देश के इस महानायक को अंतिम प्रणाम किया, जिस महानायक को मैं भारतीय मूल्यों को स्थापित करने वाला एक ऐसा महान व्यक्ति मानता हूं कि जिनके विभिन्न आयामों को अगर इस आधार पर देखने का काम किया जाए तो एक बहुत बड़े बाल गंगाधर तिलक हम लोगों को दिखाई देते हैं। यही मेरी एक छोटी सी समझ और परख है इनके विषय में, जिसको आप सबके साथ मैंने साझा करने का प्रयास किया। विद्वज्जन जुड़े हुए हैं, यदि जो भी कुछ मेरा अल्प ज्ञान है उसमें कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज इस शताब्दी पुण्यतिथि पर एक बार पुनः लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मैं सभी सुधीजनों को अपने प्रणाम प्रेषित करता हूँ।